Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with the series on the international law, and in this series I have discussed various important questions relating to the international law, which are important for the examination point of view. Today I am going to discuss one more important question, that is the discuss the various compulsory means of the settlement of international disputes, or write the short notes on retortion, reprisal as the compulsory means of the settlement of international disputes. This is one of the most important questions for the examination point of view, whether for 20 marks or for 10 marks in the form of short notes. If you talk about the settlement of international disputes, the primary purpose of the United Nations is that there should be complete peace and security in all the members of the United Nations organization, and the first of all, to seek a solution by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, or other peaceable means of their own choice. In the other meaning, when it deems necessary, call upon the parties to settle their disputes by such means which shall be convenient to them. Compulsive or the coercive means of settlement of international disputes are रेफर टू एज एरेंडर. यहाँ पे मैंने इसको नीचे बताया गया है. जैसे कि हम कहते हैं कि जब हम सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ का जो मुख्य उद्देश्य है वो राष्ट्रों के बीच झगड़ों का उचित एवं न्यायपूर्ण ढंग से सुलटारा करना है. और इस विषय में इंटरनेशनल लॉ के द्वारा कुछ नियम प्रथा के रूप में उपलब्ध है. इसके अलावा कुछ विधि निर्माण करने वाली संधियों के रूप में उपलब्ध है. अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटारों के तरीकों को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है. पहले वो जो न्याय निपटाने के शांतिपूर्वक ढंग है जिसको हम कहते हैं पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. सेकंड वन इज कोएरेसिव या कंपल्सिव मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीन्स टू सेटल द डिस्प्यूट्स. फर्स्टली आई विल डिस्कस विद द पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. मीन्स निपटारे के लिए शांतिपूर्वक ढंग. सबसे पहले क्योंकि जब भी कोई झगड़ा होता है तो ये कोशिश की जाती है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें निपटाया जाए. तो सबसे पहले हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं. तो यदि हम इंटरनेशनल झगड़ों को निपटारे के शांतिपूर्ण ढंग की बात करते हैं तो इसको कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है. जैसे नंबर 1 मध्यस्थता के द्वारा, जिसमें आर्बिट्रेशन के द्वारा. सेकंड वन इज जुडिशियल डिसीजंस के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं न्यायिक निर्णय. थर्ड वन इज वार्ता के द्वारा, बातचीत के द्वारा, दैट इज नोन एज नेगोशिएशन. एंड द फोर्थ वन इज सेवाई, या फिर हम इसको कहते हैं गॉड ऑफिसेस. एंड द फिफ्थ वन इज मीडिएशन या मध्यस्थता के द्वारा. एंड द सिक्स्थ वन इज समझौता, दिस मीन्स कॉन्सिलिएशन के द्वारा. एंड द सेवंथ वन इज जांच, मीन्स इंक्वायरी के द्वारा. एंड द लास्ट मीन इज दैट इज द संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत झगड़ों का निपटारा, मीन्स settlement of disputes under the United Nations organization. These are the certain means which are known as specific means of settlement of international disputes. तो I will discuss these means one by one. मैं इन्हीं को एक एक करके डिस्कस करूंगी. सबसे पहले हम बात करते हैं मध्यस्थता की, जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेशन. यदि हम आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो इसके संबंध में ओपनहाइमर जी ने बताया है कि राज्यों के मतभेदों को एक या अधिक से राज्यों के मतभेदों को एक या अधिक निर्णायक को द्वारा हल करने में मध्यस्थता कहते हैं. कि भले एक या अधिक लोगों को बिठाकर उनके बीच में मध्यस्थता करवाकर उनके झगड़ों का निपटारा करवा दिया जाता है. यहाँ पे जो पार्टी जो डिसीजन देने वाली हैं उनको वो जो पक्षकार है, जो पार्टी जब खुद चुनेंगी, राष्ट्रों के झगड़ों को हल करने में एक सरल तरीका है. यदि हम राष्ट्रों के झगड़ों की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों की बात करते हैं, तो ये उसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका बताया गया है. इसके संबंध में आप एक बात का जिक्र कर सकते हैं, दैट इज द कतार वर्सेस बहरीन. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो इसी से संबंधित है. आप इसका जिक्र यहाँ कर सकते हैं. इस केस के अंदर आर्बिट्रेशन शब्द को डिफाइन किया गया है. इनके अनुसार मध्यस्थता शब्द सामान्यतः अपने मनोनीत न्यायाधीशों द्वारा विधि के सम्मान के आधार पर राज्यों के बीच निपटारे का एक आसान तरीका है, और ये उसके निपटारे की ओर संकेत करता है. जैसा कि मैंने इसको फ्लो चार्ट के थ्रू बनाया है कि जब हम कहते हैं कि झगड़ों के सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की बात करते हैं, भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं. ऑन द फर्स्ट पार्ट देयर इज अ पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, एंड सेकंड वन इज कोएरेसिव सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. कोएरेसिव मीन्स, तो जब हम पैसिफिक मीन्स की बात करते हैं, शांतिपूर्ण तरीकों की बात करते हैं, तो इनको ये 5, मैंने आपको जो नीचे भाग डिवाइड किए हुए हैं, ये 10 भागों में से डिवाइड किया गया है. तो पैसिफिक मीन्स की हम बात करते हैं तो उसके लिए अब क्या बताएंगे, आर्बिट्रेशन के द्वारा. सेकंड वन इज जुडिशियल डिसीजंस के द्वारा. तीसरा आपको बताया गया वार्तालाप के द्वारा या नेगोशिएशन के द्वारा. नेक्स्ट वन इज गुड ऑफिस या सेवाओं के द्वारा. एंड नेक्स्ट वन इज मध्यस्थता या मीडिएशन के द्वारा.
नेक्स्ट वन इज समझौते के द्वारा, सुलह करके। एंड द नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत विवादों के निपटारा किया जा सकता है। तो दीज आर द सर्टेन मीन्स बाय विच disputes under the international law can be settled by peaceful means. These are known as peaceful means. If we talk about the coercive means of the settlement of disputes, जिसको हम कहते हैं बाध्यकारी तरीके, जिन जो बाध्य मतलब बाध्य है पार्टीज के ऊपर मानने के लिए, तो बाध्यकारी तरीकों की जब हम बात करते हैं तो इनको भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। These generally these can be divided into 5 parts. Number 1 is रिटोर्सन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिकार। नेक्स्ट वन इज रिप्राइजल, दैट इज प्रतिशोध। नेक्स्ट वन इज एम्बार्गो, व्यापार प्रतिनिषेध। नेक्स्ट वन इज शांतिपूर्ण नाकाबंदी, पैसिफिक ब्लॉकेड। एंड द लास्ट वन इज इंटरवेंशन, दैट इज नोन एज हस्तक्षेप। तो दीज आर द सर्टेन मीन्स बाय विच इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड, एंड दीज आर नोन एज कोएसिव मीन्स ऑफ द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। If we talk about the settlement of international disputes, Hague Convention 1899 says that मध्यस्थता का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो राज्यों के बीच विवादों का निपटारा अपने द्वारा चुने गए न्यायाधीशों द्वारा विधि के सम्मान के आधार पर करना होता है। अभ्यास में अनेक प्रकार के वादों में इस तरीकों को अपनाया गया है। कई वाद आप देखेंगे जो आपके केसेज, इसमें जो फेमस केसेज हैं उनके अंदर इन तरीकों का सहारा लिया गया है। सबसे पहला केस आप इसके अंदर बता सकते हैं कैसाब्लांका वाद, and the second one is North Atlantic Coast Fisheries case, that is one of the most important case, and the next one is पायस पांड का मामला। नेक्स्ट वन इज पामस द्वीप का मामला, and the next one is कार्थेज एवं मनोबा का मामला। तो these are the certain cases by in these cases disputes have been settled by using this mean, इस तरीकों को अपनाकर, मध्यस्थता के तरीकों को अपनाकर इसके अंदर जो डिस्प्यूट्स थे उनका निपटारा किया गया था। भारतीय संविधान के यदि हम देखें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने की अनुशंसा भी की गई है। जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 51 का जो क्लोज है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि मध्यस्थता के द्वारा उन्हें निपटाया जा सके। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड मीन ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, दैट इज नोन एज न्यायिक निर्णय या जुडिशियल डिसीजंस। इफ यू टॉक अबाउट द जुडिशियल डिसीजंस, एज यू नो जुडिशरी में लोगों की जो आस्था होती है वो शुरू से ही रही है, और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे हमारी म्यूनिसिपल लॉ के लिए आपकी जो जनरल कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होती हैं, इसी तरह से जब आप इंटरनेशनल झगड़ों की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों की बात करते हैं, तो उनको निपटाने के लिए आप देखते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट है हमारे पास, जिसे स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है। यहाँ पर जो इसकी जो अधिकारिता है वो इसमें ये कहा गया कि जो विवाद के पक्षकार हैं यदि वो अपनी सहमति से इसके पास अपना डिस्प्यूट लेके जाते हैं तो वो इसको सुलटारा करवा सकती है। इसकी पहली बैठक यदि हम देखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो पहली बैठक थी वो 1922 में हुई थी, और 1922 से 1945 तक इसने कई विवादों का निपटारा करवाया था, और 1946 में इसके स्थान पर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कर दी गई। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ये पहले परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जानी जाती थी, परंतु बाद में इसी कोर्ट का नाम 1946 में बदलकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रख दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, काफी महत्वपूर्ण वो रहा है, रोल रहा है इसका। इसका जो मुख्यालय है वो हेग के अंदर है, एंड 22 मई 1947 से इस कोर्ट ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट मीन ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, दैट इज द कंसिलिएशन, समझौता या सुलह। सुलह एक ऐसी रीति है, ऐसा तरीका है जिससे भिन्न भिन्न तरीकों से दूसरे राज्यों तथा निष्पक्ष लोगों की मदद से, जांच आदि की सहायता से झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाता है। कई बार सुलह या जो जांच होती है इसका जो मेन तात्पर्य यह होता है कि किसी झगड़े को किसी कमीशन या कमेटी आदि को सौंप दिया जाता है। इसके लिए प्रस्ताव होते हैं जिसके आधार पर पक्षकार अपने विवाद को हल करने का प्रयास करते हैं। सुलह में विवाद आयोग को इसलिए सौंपा जाता है जिससे कि वो तथ्यों का पता लगा सके कि इसका मेन कारण क्या है, और उसके जब वो कारण पता लगाएगा नेचुरली कि वो सुझाव भी दे सकता है। तो दिस इज द नेक्स्ट मीन ऑफ द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, दैट इज बाय समझौता या कंसिलिएशन। द नेक्स्ट मीन ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट इज दैट इज इंक्वायरी। इंक्वायरी मीन्स जांच करके। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो झगड़ों से संबंधित तथ्यों की जांच करके उन्हें पता लगाकर झगड़े का समाधान करना होता है।
वहाँ पे जांच की जाती है कि यहाँ पे झगड़े का मेन कारण क्या है, जिससे उसको दूर किया जा सके, और उसको दूर करके झगड़े का निपटारण किया जाता है। उदाहरण के लिए आप लें तो सीमाओं से संबंधित जो झगड़े होते हैं उनमें जांच कमीशनों की नियुक्ति की जाती है, और ये कमीशन जांच करता है। तो ये कमीशन जो होता है वो तथ्यों की जांच करता है, वो पता लगाता है कि झगड़े का मेन कारण क्या है। एंड द लास्ट मीन ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, दैट इज द संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत झगड़ों का निपटारा, सेटलमेंट अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन के विभिन्न उद्देश्यों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करने के लिए, पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट करने के लिए यूनाइटेड नेशन के चार्टर में आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में इसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारे हेतु यूनाइटेड नेशन द्वारा निम्नलिखित को अधिकृत किया जाता है। कौन किसको अधिकृत किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा झगड़ों को निपटाने के लिए? पहला आप कह सकते हैं जनरल असेंबली को, और दूसरा मैंने आपको बताया सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम कहते हैं सुरक्षा परिषद। तो महासभा द्वारा विवादों को निपटारे हेतु समय समय पर प्रयास किए जाते हैं और किए भी गए हैं। यूनाइटेड नेशन की जो अध्याय 6 है, इसका जो लेसन 6 है, उसके 8 अनुच्छेद 33 से लेकर 38 में समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के ढंग बताए गए हैं। वहां पे बताया गया है कि पैसिफिक मीन्स कौन कौन से हो सकते हैं जिसके द्वारा आप इंटरनेशनल झगड़ों को निपटा सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको अनुच्छेद बताया 33 से लेकर 38 तक। इसके अनुसार यदि समस्या से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में खतरा है तो राज्य अपने झगड़ों को विवाचन, न्यायिक निर्णय, वार्ता, सेवाएं, मध्यस्थता, सुलह, जांच एवं अन्य शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। इस विषय में सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है वो भी सुझाव देती है, और इस संबंध में सिक्योरिटी काउंसिल की शक्तियां को काफी शक्तियां भी दी गई है। इसके लिए आप देखेंगे अनुच्छेद 34, सिक्योरिटी काउंसिल जो ये मैं आपको बता रही हूँ, इसके लिए आप देखेंगे तो अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल किसी विवाद या परिस्थिति में यह जानने के लिए जांच कर सकती है कि उससे अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को खतरा है या नहीं है। यदि उसको लगता है कि यहाँ पे खतरा है तो फिर वो उसके हिसाब से उसे सुझाव देगी। इसके नेक्स्ट इज अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल ये स्तुति दे सकती है कि कौन से उपयुक्त साधन विवाद के निस्तारण के लिए अपनाए जाने चाहिए, और सामान्यतः रूप से विधिक विवाद इंटरनेशनल कोर्ट को सपुर्द किया जाना चाहिए। यदि कोई कानून से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो वहां पे वो जो डिसीजन विवाद है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को देना चाहिए, उसको सौंप देना चाहिए। इसके लिए आप देखेंगे तो 24 अक्टूबर 1970 को यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंध तथा राज्य के मध्य सहयोग हेतु इंटरनेशनल लॉ के सिद्धांतों की एक घोषणा पारित की, जिसमें यह कहा गया कि राज्य अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाए तथा उन सिद्धांतों का पालन करे जो सिद्धांत इसमें बताए गए हैं। तो ये मैंने आपको सारे के सारे वो मीन बताए थे जो आपके शांतिपूर्ण ढंग से झगड़ों को निपटाने का कोशिश की जा रही थी। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कोरेसिव मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। जब ये आप देखेंगे तो यदि ये झगड़े जो शांतिपूर्ण ढंग से मैंने आपको तरीके बताए यदि इनसे नहीं निपटाए जा सकते तो वहां पे कुछ कोरेसिव मीन्स का यूज किया जाता है। ऐसे तरीकों का यूज किया जाता है जो कहीं ना कहीं बाध्य हैं, बाध्यकारी तरीके हैं जो उनको मानने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम जिक्र करने वाले हैं पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अंतर्राष्ट्रीय विधि में विवादों को निपटारे के बाध्यकारी तरीकों को ही उत्पीड़क, परपीड़क या कोरेसिव मीन्स कहा जाता है, जो बाध्यकारी होते हैं। और जो कोरेसिव मीन्स होते हैं जनरली आप देखेंगे तो इनको 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से 5 भाग बताए गए? प्रतिकार, जिसको हम कहते हैं रेस्टोरेशन, प्रतिशोध, रिप्राइजल। थर्ड वन इज व्यापार प्रतिषेध। नेक्स्ट वन इज शांतिपूर्ण नाकाबंदी, और नेक्स्ट वन लास्ट वन इज हस्तक्षेप या इंटरवेंशन। तो दीज आर द 5 मीन्स ऑफ कोरेसिव मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ये 5 तरीके इसमें बताए गए हैं, और जनरली आप देखेंगे एग्जाम के अंदर इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा इन्हें ध्यान से कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो कोरेसिव मीन्स है, तरीका जो बताया गया है, डेट इज प्रतिकार या रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन में आप क्या कहेंगे? प्रतिकार का अर्थ है कि बदला लेना, अर्थात जैसे के साथ तैसा,
वाला व्यवहार करना, टिट फॉर टैट वाला व्यवहार करना। जब कोई राज्य दूसरे राज्य के साथ अभद्रता का व्यवहार करता है, गलत तरीके का व्यवहार करता है या अपमान करता है, उसका अपमानजनक व्यवहार करता है, तो अन्य राज्य जो दूसरा राज्य है उसको इंटरनेशनल लॉ के तहत प्रतिकार या अधिकार दिया गया है। मतलब ये कहा जा रहा है कि आप अपना बदला ले सकते हैं। यह बाध्यकारी उपाय है और ये एक तरह का कोरेसी मीन है। प्रोफेसर ओपनहाइम ने इसे बदले की भावना से किया जाने वाला कार्य निरूपित किया है। उन्होंने कहा कि ये जो कार्य किया जा रहा है ये बदले की भावना से किया जा रहा है। प्रतिकार के अंतर्गत वे भी कार्य किए जा सकते हैं जो इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत अनुज्ञात है, जैसे राजनयिक संबंध समाप्त कर देना। मतलब वहाँ पे जो उनके जो डिप्लोमेट्स स्थापित होते हैं एक देश के दूसरे देश में, वो जो संबंध होते हैं वो समाप्त कर देंगे वहाँ पर। इसके अलावा सेकंड आप ले सकते हैं राजनयिक विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों को वापस ले लेना। नेक्स्ट इज आर्थिक सहायता एवं सुविधाएं बंद कर देना। जो आप आर्थिक सुविधाएं आपस में दे रहे थे, सहायता दे रहे थे, उन्हें बंद कर देंगे वो लोग। तो प्रतिकार में एक राज्य दूसरे राज्य के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसा कि दूसरे राज्य ने आपके साथ किया है, मीन्स टिट फॉर टैट वाला व्यवहार किया जाएगा। इसके लिए आप उदाहरण दे सकते हैं, जब एक राज्य दूसरे राज्य के नागरिक के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो वो दूसरा राज्य भी पहले राज्य के नागरिक के साथ वैसा ही व्यवहार कर सकता है। इसकी छूट उसे दी जाती है। यदि एक राज्य द्वारा अत्यधिक सीमा शुल्क लगाया जाता है तो जो दूसरा राज्य है वो भी वैसा ही सीमा शुल्क लगा सकता है जब वो उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। तो ये आपको बता सकते हैं दीज आर द सर्टेन कोरेसी मीन्स। ये कोरेसी मीन्स बताए गए हैं, मतलब जैसे को तैसा प्रतिकार के द्वारा भी झगड़ों का सुलटारा किया जाता है। एंड द नेक्स्ट कोरेसी मीन इज, यदि आप देखेंगे तो जो रिटोर्सन है, रिटोर्सन इज द टेक्निकल टर्म फॉर द रिटालिएशन। रिटालिएशन मतलब आप समझ गए ना, मतलब बदला लेना। तो रेटोरेशन जो वर्ड है ये एक रिटालिएशन वर्ड से बना है। इफ एनी स्टेट बिहेव्स इन अनइक्वल और courteous manner with the other state, then the other state under the international law gets the right of retortion. In this way, the meaning of the retortion is retaliation. But in connection with the retortion, the state can initiate only that proceeding which is permitted by the international law. For example, in retortion, the diplomatic channels can be terminated and immunities and privileges of the diplomats can be withdrawn together with the existing economic subsidies. In the past, Pakistan declared the diplomats of the Iraq as the persona non grata, and that diplomats had to be permitted. In the past, Pakistan declared diplomat of Iraq as the persona non grata, and that diplomat had to leave the Pakistan, and the Pakistan took this action because in the embassy of the Iraq a lot of arms and ammunition was stored. ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं जो इससे संबंधित कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए किया गया था। एंड द नेक्स्ट मीन ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट दैट इज द कोरेसी मीन दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ सेकंड पार्ट, दैट इज द रिप्राइजल, दैट इज प्रतिशोध। प्रतिशोध मतलब बलपूर्वक प्रतिकार करना। तो यदि हम कहते हैं प्रतिशोध मतलब बलपूर्वक प्रतिकार भी इसे कहते हैं। जब प्रतिकार द्वारा समस्या का समाधान नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत राज्यों को प्रतिशोध का अधिकार भी दिया जाता है। यानी प्रतिशोध का प्रयोग सामान्यतः तभी किया जाता है जब कोई अन्य राज्य अनुचित अथवा गलत तरीके से कार्य करता है, अवैध तरीके से कार्य करता है, तो वहाँ पे आप प्रतिशोध वाला जो तरीका है उसको भी अपना सकते हैं। इसके लिए प्रोफेसर स्टार्क जी ने बताया है, प्रोफेसर स्टार्क जी के अनुसार प्रतिशोध अथवा बलपूर्वक प्रतिकार एक ऐसी कार्यवाही है जो एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध प्रतिकार स्वरूप की जाती है। पहले प्रतिशोध केवल सम्मति या व्यक्तियों के अधिकृत्य तक ही सीमित था, परंतु बाद में इसमें अन्य कार्यों को सम्मिलित कर दिया गया। जैसे कि आप कह सकते हैं बमों की वर्षा करना, राज्य क्षेत्रों को अधिग्रहण करना, जलयानों का अभिग्रहण करना, अन्य किसी संपत्ति का अधिग्रहण करना, ये सारे के सारी वो कार्यवाही है जो कहीं ना कहीं प्रतिशोध के उसके तरीके से की जा रही है, प्रतिशोध के रूप में की जा रही है। तो इसे विधिपूर्ण प्रतिशोध के लिए इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत
कुछ शर्तों के बताई गई हैं जिनका पालन उन्हें करना होता है। कौन कौन सी शर्तें बताई गई? नंबर 1, प्रतिशोध का प्रयोग तभी किया जाएगा, तभी स्थापित किया जाएगा जब वहां पे कोई बाकी जो उपाय हैं वो असफल हो जाए, वो झगड़ा को सुलटाने में सफल ना हो पाए। सेकंड रूल इसमें बताया गया, प्रतिशोध की कार्यवाही केवल संबंधित राज्य तक ही सीमित रहनी चाहिए, अन्य राज्यों के अधिकार इसमें प्रभावित नहीं होने चाहिए। एंड द लास्ट नियम इज, प्रतिशोध के उपाय समानुपातिक होने चाहिए। ये नहीं कि एक ने ज्यादा कम प्रयोग करा तो दूसरा उस पर ज्यादा प्रयोग करे, तो वहां पे वो उसके प्रति समानुपाती होनी चाहिए। तो दिस वाज द सेकंड मीन ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, दैट वाज द कोरेसिमोन, एंड दैट इज रिप्राइजल और प्रतिशोध। एंड द थर्ड मीन ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, दैट इज द व्यापार प्रतिबंध। व्यापार प्रतिबंध मतलब घाटबंदी, एम्बार्गो, इसको कहते हैं एम्बार्गो। इंटरनेशनल लॉ में इसका अभिप्राय बंदरगाहों में, वहां पे जो उसकी जो बंदरगाहें होती हैं, बंदरगाहों में जलयानों के निषेध से, बंदरगाहों में जलयानों को आने से रोक दिया जाता है। इसमें उस राज्य में जहाजों के आवागमन में रुकावट पैदा की जाती है। वहां पे जो जहाज आ जा रहे थे उन पे रोक लगा दी जाती है जिन्होंने इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अपराध या उपचार किया है और उस राज्य के क्षेत्र में है जो ऐसे अपराध से प्रभावित हुआ है। ऐसी परिस्थिति में प्रभावित राज्य को यह अधिकार प्राप्त होते हैं कि वे अपराध करने वाले राज्य के जहाजों के आने जाने पर बाधा उत्पन्न कर सके। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे उसके व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, घाटबंदी कर दी जाएगी। मतलब उस राज्य के द्वारा जो इससे प्रभावित हुआ, जो झगड़ों से प्रभावित हुआ, तो वहां पे जिस राज्य ने उसके अधिकारों को प्रभावित किया तो उस राज्य के जो जहाज है वो वहां पे आने नहीं दिए जाएंगे। तो ये तरीका बताया जाता है व्यापार प्रतिषेध, मतलब जहां पे जिसे हम कहते हैं घाटबंदी। एंड द नेक्स्ट मीन ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, तो वो आपका आ जाएगा पैसिफिक ब्लॉकेड। If we talk about the second mean of settlement of international dispute, that is the coercive mean of settlement of international dispute, that is the reprisal. If the problem is not solved by retaliation, the states have to right under the international law to resort the reprisal. That is, in the retaliation, the state can initiate such a proceeding that the violator of the problem may be solved. The reprisal can be resorted against a state when it has indulged in some illegal or inappropriate activity. For example, Israel has resorted to reprisal many times against the Lebanon and has bombarded those regions of the Lebanon where from Arab terrorists attacked on the terrorists of Israel. The members of the United Nations can't indulge in reprisal of such type of which endangers the international peace and security. If it is commonly accepted that the reprisal becomes justified and legal when the other country has committed an international tort or violated the norms of international law. In the provocation action, the reprisal there must be adequate proportion in proportion to the violation, and the damage should be caused. The reprisal is valid only when the demand for the reparation was made and this was not fulfilled. And the next mean of settlement of international dispute, that is the Pacific blockade. मैंने आपको जो नेक्स्ट तरीका बताया that is शांतिपूर्ण नाकाबंदी. That is also the coercive mean of settlement of international dispute. ये भी एक तरह का बाध्यकारी तरीका है जिसको हम कहते हैं शांतिपूर्ण नाकाबंदी कर दी जाना। जैसे कि आपको पता है कि नाकाबंदी का मतलब क्या होता है। नाकाबंदी से अभिप्राय एक राज्य द्वारा अन्य राज्य के तट में सभी राज्यों के जलयानों के आने जाने पर रोक लगाने से है, उस पर अवरुद्ध कर दिया जाता है। कोई भी नाकाबंदी शांतिपूर्ण नाकाबंदी तभी कहलाएगी जो वो शांतिपूर्ण ढंग से की जाए या फिर शांति काल के दौरान की जाए। इसके द्वारा किसी देश की बंदरगाहों पर नाकाबंदी करके उसे मजबूर कर दिया जाता है कि वो समस्या का निपटारा करे। इस अधिकार का प्रयोग उस दशा में नहीं किया जा सकता जब इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा हो, तो तब आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसके संबंध में आप जब देखेंगे तो चैप्टर 7 ऑफ आर्टिकल 42 इट डिक्लेयर्स दैट द शांतिपूर्ण नाकाबंदी को सामूहिक कार्यवाही के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इससे ये लाभ मिलता है कि यह युद्ध में से कम हिंसक है। मतलब युद्ध यदि होएगा तो वो तो उसमें ज़्यादा हिंसा होगी, परंतु जब आप नाकाबंदी के द्वारा उसे रोक लें तो कहीं ना कहीं उसमें इतनी ज़्यादा हिंसा नहीं हो पाएगी।
इसके लिए आप उदाहरण ले सकते हैं 1962 में अमेरिका द्वारा क्यूबा की नाकाबंदी की गई थी, क्योंकि उसके अनुसार सभ्य द्वारा इसके अनुसार क्यूबा को कुछ आणविक हथियार दिए जा रहे थे तथा अमेरिका के अनुसार क्यूबा हवाना की संधि का उल्लंघन कर रहा था। तो यहाँ पे आपने उदाहरण ये दे सकते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका द्वारा जो क्यूबा थी उसकी नाकाबंदी कर दी गई थी, क्योंकि उसके अनुसार क्यूबा को कुछ आणविक हथियार प्रदान किए जा रहे थे तथा अमेरिका के अनुसार क्यूबा हवाना की संधि का उल्लंघन करा था। तो यहाँ पे ये उदाहरण आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट जो मीन आते हैं, दैट इज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, दैट इज आल्सो द करेंसी मीन, दैट इज बाय इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मीन्स हस्तक्षेप के द्वारा, जिसे मध्यस्थेप भी कहा जाता है। इफ यू टॉक अबाउट द इंटरवेंशन, इससे अभिप्राय राज्यों के विवादों को निपटाने के लिए किसी अन्य राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाना होता है। सिद्धांत रूप में इंटरनेशनल लॉ द्वारा हस्तक्षेप निषेध है। यदि आप इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं उसमें यह कहा जाता है कि तीसरा जो राज्य है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, परंतु कई बार इसका हस्तक्षेप के द्वारा भी झगड़े का निपटारा किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कैल्सन, अंतर्राष्ट्रीय विधि सभी परिस्थितियों में हस्तक्षेप का निषेध नहीं करती। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे इसको अलाउ भी करा जाता है। उनके अनुसार यदि कोई राज्य दूसरे राज्य के मामलों में शक्ति के प्रयोग द्वारा हस्तक्षेप करता है तो इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत उसके उल्लंघन की प्रक्रिया के रूप में हस्तक्षेप किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर राइट, हस्तक्षेप सैनिक अथवा राजनीतिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एंड एज पर यूनाइटेड नेशन चार्टर आर्टिकल 2 clause 4, राज्य अपने पारस्परिक संबंधों में एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते तथा एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं प्रभुत्वता का सम्मान करेंगे, ये कहा जाता है। तो दिस वाज द इंटरवेंशन, दैट इज आल्सो वन ऑफ द मीन ऑफ द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, दैट इज आल्सो नोन एज क्वेरेसी मीन। तो हस्तक्षेप के द्वारा भी आप झगड़े का निपटारा कर सकते हैं, परंतु जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि हस्तक्षेप अलाउ नहीं होता। इसका प्रयोग यदि आप देखें तो प्रैक्टिकली जल्दी से नहीं किया जाता। हाँ जी, एंड द लास्ट मीन ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, दैट इज संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्यवाही, एक्शन अंडर द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, कि जहाँ पे ये सब झगड़े जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे झगड़ों का सुलटारा इन तरीकों से नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा संभव ही नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत वहाँ पे वो भी कार्यवाही करना शुरू कर देगा, वो एक्शन लेगा उसके तहत। यदि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा लगता है, ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं इनसे ये लगता है कि वहाँ पे जो उसकी जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को खतरा है, या फिर संयुक्त राष्ट्र का पर कोई सदस्य है राज्य अतिक्रमण में देरी का दोषी है, वहाँ पे जो कोई भी राज्य ऐसा है जो इनके बीच में झगड़ा हो रहा है वो राज्य अतिक्रमण का दोषी है, तो चार्टर के चैप्टर 7 के अंतर्गत सिक्योरिटी काउंसिल कार्यवाही कर सकती है। वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगी, उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी, एक्शन लेगी उसके ऊपर। उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं, इसके लिए एक उदाहरण हमारे पास है कि इराक द्वारा कुवैत पर अतिक्रमण तथा अधिहनन करने पर सुरक्षा परिषद ने चैप्टर 7 के अंतर्गत इराक के विरुद्ध कार्यवाही की थी। और इसी अध्याय के चैप्टर 7 के अंतर्गत खाड़ी युद्ध जो 1951 में हुआ था और कुवैत को स्वतंत्र भी कराया गया था। Thus, if we talk about the embargo is also one of the kind of settlement of international dispute. That is a kind of reprisal. If the ship belongs to a state which has committed the international tort or has committed some type of international wrong and is available in the territorial water of the state against which tort or wrong has been committed, then such vessel can be restrained from traveling through that area as a matter of right by the other state. वहाँ पे उसके द्वारा रोक दिया जाएगा कि आप हमारी बाउंड्री में नहीं आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जैसे मैंने मीन बताया था पैसिफिक ब्लॉकेट के द्वारा, बाय दिस मेथड द आउटर बाउंड्री ऑफ द स्टेट इज ब्लॉक पीसफुली। आउटर बाउंड्री जो उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। एंड इट इज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग द पीस टाइम अगेंस्ट द स्टेट एंड द कमिंग एंड गोइंग शिप इज स्टॉप्ड बाय ब्लॉकेट ऑफ द पोर्ट ऑफ अ कंट्री कंपेल दैट स्टेट टू सोल्व द प्रॉब्लम। ब्लॉकेट के द्वारा कंट्री को ये कंपेल किया जाता है कि आप इस प्रॉब्लम का हल निकालिए। If we talk about the intervention, under Article 2 clause 4 of the United Nations Charter, the principle of the non-intervention in the international affairs of the state
हैज़ बीन प्रोपाउंडेड, यही कहा गया भी आप इंटरवेंशन नहीं करेंगे किसी दूसरे दो पार्टीज के झगड़े में। परंतु यदि हम देखें इसके संबंध में, जैसे मैंने आपको कल्सन जी के व्यूज बताए थे, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कल्सन, ही हैज असर्टेड दैट द इंटरनेशनल लॉ डज नॉट प्रोहिबिट द इंटरवेंशन in all the circumstances, meaning thereby that is certain circumstance intervention is valid। कुछ circumstances ऐसी है जहाँ पे इंटरवेंशन को वैलिड बताया गया है, हर जगह आप नहीं रोक सकते इंटरवेंशन करने से। तो दीज आर द सर्टेन मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। यहाँ मैंने आपको पैसिफिक मीन्स भी बताया जहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से तरीकों का झगड़े को निपटारा किया जा रहा था, और कुछ मैंने आपको कोएसिव मीन्स भी बताए हैं जहाँ पे इंटरवेंशन को वैलिड बताया गया है, हर जगह आप नहीं रोक सकते इंटरवेंशन करने से। तो दीज आर द सर्टेन मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। यहाँ मैंने आपको पैसिफिक मीन्स भी बताया जहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से तरीकों का झगड़े को निपटारा किया जा रहा था, और कुछ मैंने आपको कोएसिव मीन्स भी बताए हैं। आपके एग्जाम में जनरली मोस्टली पूछा ही जाता है, कई बार ये 20 मार्क्स में भी आया और इवन 10 मार्क्स में, ये शॉर्ट नोट्स में जो मैंने तरीके आपको बताइए, ये 10 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स में पूछे गए हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपडेट। थैंक यू।